हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और वेलकम। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके बीच में बातचीत करने जा रहा हूं, ये टॉपिक थोड़ा सा अब संवेदनशीलता की ओर आगे है जो बढ़ रहा है। हाल ही के अंदर राजस्थान जुडिशियल सर्विस का वैकेंसी है जो आया था। अच्छी खासी पोस्ट थी, तो कई सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अप्लाई किया। ऑब्वियसली बात है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, मेंस एग्ज़ाम हुआ और अब इंटरव्यू का दौर जो है जल्दी ही शुरू होने वाला है। लेकिन ये वैकेंसी जो है वो विवादों की ओर आगे है जो बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है इसको हम डिटेल में समझेंगे। और इस छोटे से सेशन के अंदर वो सारी बातें मैं आपके बीच में कहने वाला हूँ जो कि एक स्टूडेंट होने के नाते या स्टूडेंट के पेरेंट्स होने के नाते आप लोगों के लिए जानना समझना ज़रूरी है। इससे पहले कि इस विवाद के बारे में डिटेल डिस्कशन करूं, मैं आपको एक छोटी सी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। और प्रक्रिया ये है कि अगर आप राजस्थान में जज बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चरणों की एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है, जो कि आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है जो होता है। उसके बाद आपको एक सब्जेक्टिव पेपर क्लियर करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें 4 पेपर होते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि विवाद का कनेक्शन इन पेपर से ही है। एक आपके सिविल कानून का पेपर है जो इसमें होता है, वो होता है 100 मार्क्स का। दूसरा आपके क्रिमिनल कानून का पेपर है जो होता है, वो भी होता है 100 मार्क्स का। साथ ही साथ में इसमें आपके निबंध पूछे जाते हैं, जिनको आप इंग्लिश में ऐसे कह दीजिए। तो निबंध का जो पेपर है, वो हिंदी निबंध का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का, और साथ ही साथ में इंग्लिश के जो एसेज आपसे पूछे जाते हैं वो भी हैं 50 मार्क्स के। और ये जो 50 मार्क्स हैं वो पेपर भी, मतलब आपको 3 निबंध लिखने पड़ते हैं, 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं। एक 20 मार्क्स का 20 मार्क्स, उसके बाद दूसरा ऐसे 15 मार्क्स और तीसरा ऐसे 15 मार्क्स। इस तरीके से दोनों ही पार्ट में 3 ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, और मिलके टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर है जो बन जाता है। यानी कि जो मेंस का स्टेज है वो स्टेज अपने आप में कितना स्कोर है जो कवर करता है, तो 300 मार्क्स आप देख पा रहे हैं। 100 100 50 50, टोटल 300 का ये आपके मेंस का एग्जाम हो गया। जब आप ये स्टेज क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद में एक फाइनल स्टेज और होती है, और वो फाइनल स्टेज होती है आपके इंटरव्यू की। और ये जो आपका इंटरव्यू का स्टेज होता है, ये इंटरव्यू का जो स्टेज है वो सिर्फ होता है कितना, 35 मार्क्स का, सिर्फ और सिर्फ 35 नंबर का। अब मेन मुद्दे की बात है जो करते हैं। मेन मुद्दा ये है कि जो जज का सिलेक्शन किया जाता है ना, वो इन मार्क्स को, इन दोनों को कंबाइन करके लिया जाता है। यानी कि टोटल 335 में से क्या स्कोर आ रखा है कैंडिडेट्स का, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, तय है जो किया जाता है कि वो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो का जो क्लाइमेक्स है वो शायद आपको सरप्राइज करे, आपको आश्चर्यचकित भी है जो करे। एक जमाना था जब राजस्थान के अंदर इंटरव्यू के अंदर आपको कम से कम, यानी कि मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते थे। अगर आप मिनिमम मार्क्स नहीं ला पा रहे तो फिर मेंस एग्जाम के अंदर आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया है, आपका फाइनल सिलेक्शन है जो नहीं होगा। फिर कुछ समय बाद में मेंस, ये जो आपके इंटरव्यू है, इसमें एक जजमेंट के फलस्वरूप मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया हटाया गया, और ये कहा गया कि जो मेरिट तय होगी वो इन दोनों स्कोर को मिला के है जो, यानी कि 300 प्लस 35 इसके अकॉर्डिंग है जो होगी। अब तथाकथित रूप से जुडिशरी के ऊपर कई बार जो है भ्रष्टाचार के इस तरीके से आरोप है जो लगाए जाते हैं, कई बार प्री जुडिश इंटेंशन के साथ लगाए जाते हैं, तो कई बार गुड फेथ में साथ में लगाए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं जो है जुडिशरी पूरा रिक्रूटमेंट जो है वो अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, और इसीलिए इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जो कि फाइनल कंट्रोल रखने के लिए बहुत बड़ा अपने आप में एक अहम कदम है जो साबित हो जाता है। तो इसीलिए अब 35 मार्क्स से तो कंट्रोल कैसे हो सकता है, इस चीज़ को मैं चाहता हूं कि आप सद्भावना के तहत जो ऑब्जर्व करें, समझें क्या गलत है क्या सही है। इसका निर्णय हमें नहीं करना है, इसका निर्णय समय के साथ साथ में न्यायालय के द्वारा अपेक्षा रूप से किया जाएगा, या फिर समय के साथ में हो सकता है कुछ नियम ऐसे लागू हो जाए जो प्रक्रिया को और पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट है जो कर दे। तो ये आरोप जो लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पे अच्छा कंट्रोल चाहिए ना, तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो कम से कम है जो आनी चाहिए। यहाँ की कट ऑफ जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो जाए तो उतनी मिल जाए तो काफ़ी होती है। अब मेंस का एग्जाम जो कि 300 पेपर्स का 300 मार्क्स का होता है, तो अगर मैं बात अनरिजर्व कैटेगरी की करूँ तो वहाँ पे आपको जो है इंडिविजुअली 35% और एग्रीगेट 40% अगर आप स्कोर लेके आ जाते हैं तो वो एक मिनिमम मापदंड तय हो जाता है। यानी कि किसी भी सूरत में कट ऑफ जो है 120 से तो कम जा ही नहीं सकती। अब 120 का एक मिनिमम मापदंड है जो होता है, और वहाँ पर जो है इस बार का जैसे कट ऑफ 131 130 के अप्रोक्सली है जो रहा।
यानी कि 5-10 नंबर ऊपर है जो अब 300 नंबर का पेपर है और जो कट ऑफ रखा जा रहा है वो मिनिमम मार्क्स के सिर्फ 5-10 नंबर ऊपर है जो रखा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मामला संदेह के घेरे में है जो आता है कि भाई ऐसा क्यों, क्या सारे के सारे कैंडिडेट्स का जो कंसर्न है वो बस इतना ही है क्या? फिर भी इस बात को ऑब्जर्व किया जाए, इस पॉइंट पे वापस आता हूँ कि 35 मार्क्स का ही आपके क्या है इंटरव्यू है, 300 मार्क्स का इंटरव्यू है। अब आ जाते हैं कि मेन मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि मेंस एग्जाम के अंदर आपके अलग अलग पेपर है जो होता है, सिविल, क्रिमिनल, हिंदी, निबंध और इंग्लिश एसेस। ओके, तो एक सर्वे किया गया, क्योंकि जो भी बात मैं यहाँ पर आपको कहने वाला हूँ वो पूरा तार्किक एंगल से कहने वाला हूँ। ये लिंकिंग लॉस तनसुख सर एक अपना टेलीग्राम चैनल है, लगभग 51,000 से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें जुड़े हुए हैं और सारे कैंडिडेट लॉ के एस्पिरेंट, जुडिशल एस्पिरेंट ही। तो इसके एग्जाम के रिगार्डिंग एक सर्वे किया गया, आरजेएस मेंस रिजल्ट कैंडिडेट्स नॉट क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। तो जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, तो क्योंकि उनके स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जारी किए जा चुके थे, यहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है कि उनके ऑफिशियल मार्क्स 4 अक्टूबर 2024 को जो है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड उनके जारी कर दिए गए। कैंडिडेट्स अपना लॉगिन करके अपने मार्क्स है जो देख सकता है। ठीक है, तो अब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा सर्वे हुआ और इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट लगभग 674 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। स्वाभाविक है, नेचुरली ये वही कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए इंटरव्यू के लिए। अब ये जो छात्र छात्रा हैं, इन्होंने कहा कि इसमें कहीं न कहीं, जैसे अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं तो फिर आपको पूरा क्राइटेरिया मिल जाएगा कि 675 वोट्स में से लगभग 60% से भी ज़्यादा कैंडिडेट का ये कहना है कि इंग्लिश का जो पेपर था ना, उनके कारण क्या हुआ, इंग्लिश वाले पेपर के कारण जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब इंग्लिश का पेपर तो 50 नंबर का था, फिर उसमें ऐसा क्या हो गया कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। यहाँ से शुरू होता है एक विवाद। कैसे, आइए समझते हैं। देखो, हुआ ये कि इंग्लिश का पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स यानी कि 3 ऐसे कैंडिडेट ने लिखे। अब देखो, कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, अब 600 प्लस कैंडिडेट्स के स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आपके सामने है। मतलब आप अगर 1 बाय 1 को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज जो कैंडिडेट्स को स्कोर दिया जा रहा है, 3 ऐसे लिखने वाले कैंडिडेट्स को 50 मार्क्स में से स्कोर है जो क्या मिल रहा है, किसी कैंडिडेट्स को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। मतलब मोस्ट ऑफ कई कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो 15 मार्क्स से कम के अंदर ही समअप है जो हो गए। मतलब जो है कॉपी चेक करने वाले इवेल्यूएटर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इंग्लिश का ऐसे जो है वो वर्ती है, इसमें मार्क्स दिए जाने चाहिए कि नहीं दिए जाने चाहिए, है ना। तो अब यहाँ से विवाद स्टार्ट हो रहा है कि यार इंग्लिश ऐसे में इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका सिविल का जो पेपर है वो उसमें स्कोर 50 प्लस जा रहा है, क्रिमिनल के पेपर में 50 प्लस जा रहा है, हिंदी ऐसे के अंदर भी उनका मामला 20-22 आ रहा है, तो इंग्लिश ऐसे के अंदर। अच्छा, कुछ कैंडिडेट तो जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग है जो करते हैं, जिनका जो यूनिवर्सिटी का जो लेवल रहा है वो भी अच्छा रहा है। हालांकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, मेन फ़र्क पड़ता है कि आपने एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म है जो किया। अब ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि इनके इंग्लिश वाले पेपर के अंदर कहीं न कहीं इंटेंशनली स्कोर कम दिया गया, मैं सीधी बात करूंगा यहाँ पे, इन स्टूडेंट को लग रहा है कि जो पेपर में इंग्लिश वाले ऐसे के पेपर में जो मार्क्स दिया गया वो कम है जो दिया गया। कुछ को ये भी लग रहा है कि हिंदी के अंदर भी कम दिया गया, लेकिन संख्या जो है, अपेक्षा जो है वो इंग्लिश पेपर के अंदर ऑब्जेक्शन करने वाले कैंडिडेट्स की ज़्यादा है। अब ये कैंडिडेट जो हैं वो मजबूर भी हैं, इसलिए मजबूर है क्योंकि इनके पास अभी तक इनकी जो आंसर शीट है वो नहीं आई है। क्योंकि एक तो अगर आंसर शीट की कॉपी मिल जाए ना आरटीआई के तहत, तो ये कैंडिडेट शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई इतना कुछ लिखने के बावजूद भी सिर्फ 0 नंबर क्यों दिया गया, 2 नंबर क्यों दिया गया, 3 नंबर जो क्यों दिया गया, क्योंकि इनसे इनका सिलेक्शन रुक गया। कट ऑफ से कोई कैंडिडेट 2 मार्क्स, कोई कैंडिडेट 4 मार्क्स, 5 मार्क्स इस तरीके से पीछे रहे, तो उनका ये कहना है कि इंग्लिश का पेपर उनका इतना कमज़ोर, इतना ख़राब नहीं हो सकता कि सिर्फ 3 नंबर आ जाए, सिर्फ 4 नंबर आ जाए, सिर्फ 5 नंबर आ जाए। ये है विवाद की मुख्य वजह कि आखिर इतना स्ट्रिक्ट मार्किंग करने के पीछे क्या लॉजिक है। क्या वाकई में कैंडिडेट ने बिल्कुल ही गलत लिखना है, बिल्कुल ही इररिलेवेंट लिख कर आया कि पूछा तो था भारत देश के बारे में और उसने अमेरिका का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो सारा मेंशन कर दिया, क्या ऐसा हुआ था क्या? ऐसा ना। तो ये कैंडिडेट्स का यहाँ पर है जो कहना है और इसीलिए ये चीज़ विवाद पकड़ता जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आगे अब इसके स्टूडेंट कर क्या सकते हैं, उनके पास में क्या रेमेडी है जो हो सकती है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो इन स्टूडेंट को हम एक ही शब्द से, हालांकि शब्द नहीं कहना चाहिए,
लेकिन हकीकत तो यही है कि इन स्टूडेंट की वर्तमान में जो हालात हैं वो एक लाचार कैंडिडेट्स की तरह, मतलब ये है कि लग रहा है कुछ गलत हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। कैसे नहीं कर पा रहे? क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, देखो जब भी कोर्ट को अप्रोच किया जाता है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, सहारा है जो बनाया जाता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इनके पास एक ही चीज है और वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। अब सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर कोई ऐसा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तो है नहीं कि आपका आंसर जो है इस वे में चेक किया जाएगा, उस वे में चेक किया जाएगा। देयर इज नो ऑफिशियली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन इन मेंस एग्जाम। ना तो वो राजस्थान जुडिशरी में और ना ही भारत के किसी स्टेट के जुडिशियल एग्जाम के मेंस पार्ट के अंदर ऐसा होता है। यहीं से चीज मेन जो क्या होती है, विवाद को जन्म लेती है। तो इनके पास में स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के अलावा और कुछ नहीं है। और दूसरा इनके पास इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो है एडमिट कार्ड। हालांकि ये विवादित है ही नहीं, ये डिस्प्यूटेड है ही नहीं कि आप जो है एलिजिबल कैंडिडेट थे ही नहीं, तो इस डॉक्यूमेंट का तो कोई रोल होता नहीं है। मेन पीछे बचा ये, तो क्या इस एकमात्र ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पे स्टूडेंट अपनी जंग लड़ सकता है ना? ये बात यहाँ पर लागू होती है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको मैं लाचार इसलिए भी कह रहा हूँ, आप प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा। मैं यहाँ पर स्टूडेंट को इसलिए इस शब्द से संबोधित कर रहा हूँ ताकि उनकी रियलिटी जो है वो पता चल सके कि इनके हाथ में कुछ है नहीं और दिख रहा है कि कहीं जो है कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, दूसरा इनको मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लाचार से कहने का मतलब नहीं कर पा रहे कुछ। अब दूसरा एंगल ये है यहाँ पर कि जो इनका मान लीजिए कल एग्जाम की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, एग्जाम की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में जो है क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी डायरेक्टली क्या कर देगी, पोस्टिंग है जो दे देगी, जो भी इनके ट्रेनिंग वेनिंग के जो ऑर्डर्स हैं वो निकल जाएंगे। और उसके बाद जो ना सामान्यतः ये देखा है कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उस कंप्लीट प्रोसीजर के संबंध में वापस इंटरफेयर नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जेन्युइन केस भी कई बार आ जाता है ना, तो भी उस केस के अंदर उस प्रोसेस के साथ छेड़ाछेड़ी नहीं की जाती है कि भाई जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, बाकी कैंडिडेट्स को चलो देखते हैं विवाद, मतलब ये कोर्ट मैटर चलने दो आगे। एक तो ये रीज़न कि भाई प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो फिर हाथ में बचेगा क्या, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा, अगर ये कैंडिडेट जो है प्रोसेस खत्म होने से पहले कोर्ट को अप्रोच करते हैं, मान लो ये कोर्ट के पास जा रहे हैं प्रोसेस खत्म होने से पहले, यानी कि जैसे 16 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं 16 अक्टूबर से, तो उससे पहले ये कैंडिडेट अगर कोर्ट जाएं तो कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट कहेगा यार तुम लोग फेल हो गए हो इसलिए कोर्ट आए हो, तुम लोग क्या है, फेल हो गए हो, यू आर प्रीजुडिस। कोर्ट के पास में एक सीधा सा शब्द रहेगा कि आप कहेंगे जो प्रीजुडिस हो रखे हो। और दूसरा, इन कैंडिडेट के पास में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, हाई कोर्ट का स्पेशल जो आरटीआई कानून है वो आ रहा है बीच में। इस कानून के तहत जो है रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आंसर शीट की कॉपीज तब तक नहीं दे सकती जब तक पूरी प्रक्रिया समाप्त ना हो जाए, यानी कि इंतजार करना पड़ेगा। अगर कॉपीज हाथ में आए तो साथ में एक सपोर्टिंग एविडेंस भी बने कि हाँ भाई इस आधार पे कहा जा सकता है कि इनके स्कोर जो है, इनका मार्क्स है जो कम दिया गया, इतना बनना चाहिए वगैरह। तो ये टोटल विवाद है जो चल रहा है कि गलत हुआ है, लग रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। लेकिन इतना ही आपसे चाहता हूं कि जुडिशियल सेगमेंट के अंदर ये चीज, या किसी भी सेगमेंट के अंदर, कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह की चीज एक स्टूडेंट का मनोबल तोड़ भी देती है। अगर कुछ नहीं लिखा है, गलत लिखा है, नंबर नहीं आए, वो अलग बात है, बट कहते हैं ना कि दर्द उसे नहीं होता। अंतिम 2 लाइनों में इस वीडियो को समअप करना चाहूंगा, दर्द उसे नहीं होता जिसने शिद्दत भरा प्रयास ना किया हो, दर्द उसे होता है जिसने अपने जीवन को ही उसका प्रयास का पर्याय बना दिया हो। उसे दर्द होता है क्योंकि कहीं की मेहनत जिसकी लगती है और उसको सफलता नहीं मिलती है तो मन दुखी होता है, पेरेंट्स भी दुखी होता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दे हर उस इंसान को और इस तरह की प्रक्रियाओं के अंदर जो है पारदर्शिता कब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो ज़्यादा बेटर रहे। ओके, अब आगे रेमेडी का हिस्सा, कई जगह पे ज्ञापन देने का प्रयास किया जा रहा है, कई कैंडिडेट्स रिट को लेकर कोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अगर हालांकि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का कोई तात्पर्य नहीं होता है, बट फिर भी अगर मैं एक छात्र की जगह होता, यहाँ पर इस परिस्थिति के अंदर होता, तो निस्संदेह कोर्ट को अप्रोच करना ही अपने आप में सबसे बेस्ट पर्याय है। यानी कि आपको रिट फाइल करनी चाहिए, भले ही रिट अगर किसी कारण से डिसमिस भी हो जाती है ना,
तो भी आपको रिट फाइल करनी ही चाहिए। रीज़न इसका ये, ताकि प्रक्रिया खत्म होने के बाद, एग्जाम प्रोसेस खत्म होने के बाद जब आप कोर्ट के पास जाओगे तो आपको कम से कम ये कह के तो नहीं आपको ठुकराया जाएगा कि भाई तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम्हें तो पहले आना चाहिए था। कम से कम आपको ये कह के आपका रिट डिसमिस तो नहीं किया जाएगा। उस समय आपके लिए यही चीज़ आपका सपोर्ट बनेगा कि सब उस समय भी कोर्ट को अप्रोच किया गया था बट न्यायालय से रिलीफ एजो नहीं मिला। तो ये था आरजेएस मेन से जुड़ा पूरा विवाद। इस संदर्भ में आप अपनी कोई भी बात कहना चाहते हैं तो रेस्पेक्टफुल पूर्वक किसी भी कैंडिडेट्स की डिग्निटी को हार्म किए बिना आप ये बात कह सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए, उन्हें किसी भी वे में मत कोसिए। वो भी आप ही की तरह स्टूडेंट है, उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उनका इस संबंध में कोई दोष नहीं है, दोष प्रक्रिया का है। इसलिए उन स्टूडेंट को हमें दोष नहीं देना चाहिए। थैंक यू सो मच।